जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इस लेक्चर श्रृंखला का हमारा आज का ये 34वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इन प्रश्नों में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इन प्रश्नों के माध्यम से 1857 की क्रांति के पूरे टॉपिक को ही हम कवर कर लें और एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिले तो वो छूटे ना। क्लियर? ये जो सेगमेंट है दोस्तों इतिहास का, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को जब हम देखते हैं तो उसके यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आता है, याद रखना है। इसके अलावा हम विभिन्न परीक्षाओं की बात करें जिसमें यूपीएससी की बात हो, एसएससी हो, एनडीए, सीडीएस हो, एमपीएसआई कांस्टेबल हो, हर एग्जाम में आपको इतिहास से प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। जब आप इस लेक्चर को देखते हैं दोस्तों तो आपको एक काम करना होता है, वो ये कि ध्यान से आपको लेक्चर को सुनना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाता है तो उसको आपको सिनॉप्सिस के रूप में शॉर्ट नोट के तरीके से नोट कर लेना है, ताकि एग्जाम से पहले आप उसका आसानी से रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों 1857 की जो क्रांति है वो भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये क्रांति जो है दोस्तों मेरठ से शुरू हुई थी। इस क्रांति का प्रारंभ होता है 10 मई 1857 को। कहां से होता है? मेरठ से। मेरठ में दोस्तों 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक होते हैं वो इस क्रांति का प्रारंभ करते हैं। और ये याद रखिएगा कि 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक होते हैं वो 10 मई को दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। कहाँ जाते हैं? दिल्ली की तरफ। और दिल्ली पहुंचते हैं कब? 11 मई को। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में जो लाल किला है दोस्तों, इसको घेर लेते हैं। इसके चारों तरफ सैनिक खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नेता बनाया जाता है दोस्तों वो बहादुर शाह जफर को बनाया जाता है। बहादुर शाह जफर जो है दोस्तों, इसको या बहादुर शाह सेकंड को 1857 की क्रांति का नेता बनाते हैं। जो भी सैनिक इस क्रांति को चालू करे हुए थे वो लोग, और इसको नेता बनाकर क्रांति व्यापक तरीके से शुरू कर दी जाती है। कमल को और रोटी को, इतिहासकारों के अनुसार कमल को और रोटी को प्रतीक के तौर पर यूज किया जाता है, और सब तरफ संदेश पहुंचा दिया जाता है क्रांति शुरू हो गई। सैनिक एक जगह से दूसरी जगह पर देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के गाने गाते जाते हैं, और उनके पूरे उत्साह के साथ अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग केंद्रों में क्रांति व्यापक तरीके से फैल जाती है दोस्तों। लेकिन लगभग 14 महीने की इस भीषण क्रांति के बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भारत में वायसराय के पद पर होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं? ये इस क्रांति के खत्म होने की घोषणा कर देते हैं, अर्थात शांति की घोषणा कर देते हैं। बराबर। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शांति की घोषणा कब की जाती है? 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को। और ये क्रांति जो है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण इतिहास का हिस्सा बनी। ये क्रांति थी दोस्तों, ये अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक स्तर पर प्रारंभ हुई, लेकिन व्यापक होने के साथ साथ ये असफल क्रांति साबित हुई दोस्तों। इसके कहीं ना कहीं परिणाम बड़े व्यापक रहे, इसका जो बोल सकते हैं कि इसका असर बहुत व्यापक रहा, लेकिन अंततः ये क्रांति असफल हो गई थी। आप लोगों को ध्यान रखना, जो कि मेरठ से शुरू हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री को भी याद रखिएगा कि इस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा ही मेरठ से कहीं ना कहीं यात्रा शुरू की गई थी दिल्ली की, और सबसे पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारक क्या था दोस्तों। तो सभी को पता है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग कहीं ना कहीं इसका तात्कालिक कारक माना गया। कारकों में डलहौजी का सिद्धांत भी शामिल था। इस कारकों में ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर भी था, क्योंकि इनके साथ भेदभाव किया जाता था। कारकों में भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास भी शामिल था। मतलब इन सभी कारकों का कहीं ना कहीं योगदान रहा 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने में। लेकिन तात्कालिक कारक यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। तो तात्कालिक कारक की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चर्बी वाले कारतूस की घटना को माना गया था। एक्चुअल में ये वो समय था जब 1856 में दोस्तों एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम का नाम था दोस्तों दी जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ये एक्ट जो आया था
ये एक्ट आया था 1856 में। इस अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी कि भारतीय सैनिकों को अब समुद्र यात्रा पार करके दूसरे क्षेत्र में जाकर भी युद्ध लड़ना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहीं ना कहीं की गई और भारतीय सैनिकों को एक प्रकार का यहाँ पर समस्या हुई, क्योंकि उस समय हमारे धर्म में समुद्र यात्रा करना पाप माना जाता था। तो इन सब चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं समस्या थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं सैनिक जो थे उनमें गुस्सा था ही था। अब गुस्से में सैनिक पहले से ही मौजूद थे। इतने में अंग्रेजी सरकार ने, कंपनी ने यहाँ सेना के लिए इनफील्ड राइफल जो है उसका प्रयोग करने का बोल दिया। इनफील्ड राइफल जो होती थी दोस्तों, आधुनिक प्रकार की राइफल थी जो कंपनी के सैनिकों के लिए लाई थी ब्रिटिश सरकार, ताकि उनके जो विरोध हो उनके खिलाफ या फिर युद्ध में जाए तो उनको लाभ हो। तो इनफील्ड राइफल जो थी, इसमें एक खबर लीक हो गई थी, वो ये कि इसके जो कारतूस होते थे, इसकी जो गोली होती थी, उस गोली के ऊपर जो कवर होता था वो कवर सूअर और गाय की चर्बी से बना हुआ था। अब सूअर की चर्बी जो थी दोस्तों वो इस्लाम में हराम मानी गई थी और गाय की चर्बी जो थी वो हिंदुओं के लिए पाप मानी गई थी। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों धर्म के जो लोग सेना में शामिल थे, कहीं ना कहीं इन दोनों धर्मों की धार्मिक भावनाएं जो है सैनिकों की वो आहत हुई। एक तरफ आप इस प्रकार का अधिनियम लाए थे, समुद्र यात्रा करने के लिए आप कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे थे, तो धार्मिक भावना आहत होने की समस्या वहां पर भी मौजूद थी। और आपने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस जो थे उसके प्रयोग करने पर जब सैनिकों को मजबूर किया तो वो आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। और हुआ ये कि यहाँ पर जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, कहाँ की, बैरकपुर छावनी। ये बैरकपुर छावनी दोस्तों कहाँ है, बंगाल में है। और इस बैरकपुर छावनी को 1757 में प्लासी के बाद क्लाइव जो है उसने स्थापित करवाया था। छोटी सी ब्रिटिश सेना को यह रखवाया गया था। तो ये बैरकपुर छावनी जो थी, यहाँ पर मंगल पांडे जो थे सेना में सैनिक के तौर पर मौजूद थे। तो मंगल पांडे जी ने 29 मार्च को 1857 में विद्रोह कर दिया। जब उनको प्रेशराइज किया गया उस राइफल को प्रयोग करने के लिए, तो उन्होंने गुस्से में आकर वहां के कई सारे सैनिकों को, अंग्रेजों को मार दिया। इस बात से अंग्रेजों को गुस्सा आया और अंग्रेजों ने क्या किया, 8 अप्रैल को 1857 में मंगल पांडे जी को फांसी दे दी। तो मंगल पांडे जी को जैसे फांसी दी गई, उसके बाद से दूसरे सैनिकों में भी इसके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट करना शुरू किया। एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर सैनिक जाते चले गए और क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो इस पूरी घटना को, जिसको हम चर्बी वाले कारतूस की घटना कहते हैं, जिसके प्रयोग से मंगल पांडे जी ने मना किया और अंग्रेजों को मार दिया, इस घटना को ही तात्कालिक कारक के तौर पर आप देखते हैं चर्बी वाले कारतूस की घटना के रूप में। एक प्रकार से धार्मिक भावना को आहत करने वाला कारक था, इसलिए इसको धार्मिक कारक के तौर पर भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस की घटना। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? दोस्तों याद रखिएगा, बेगम हजरत महल जो थी, इन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ यूपी से नेतृत्व किया था। एक्चुअल में याद रखिएगा कि बेगम हजरत महल जो है, इनका नाम था मोहम्मदी खानूम। कभी एग्जाम में या कोई आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा कि बेगम हजरत महल जिन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, उनका वास्तविक नाम था मोहम्मदी खानूम। इनका जन्म 1820 में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? फैजाबाद। ये फैजाबाद का इलाका जो है दोस्तों, ये अवध का इलाका था, यहाँ पर जन्म हुआ था इनका। इनकी मृत्यु होती है, याद रखिएगा, मृत्यु कब होती है इनकी मृत्यु होती है 1879 में। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि बचपन में जो बेगम हजरत महल रही, जिनको हम मोहम्मदी खानूम कहते थे, इनके माता पिता ने इन्हें बेच दिया था। उसके बाद ये तवायफ, वैश्यावृत्ति के काम में लग गई थी और वैश्यावृत्ति के काम में कहीं ना कहीं लंबे समय तक रही, धीरे धीरे करके यहाँ से वहाँ जाती रही। और बाद में जो अवध के नवाब होते थे, उन नवाबों के संपर्क में आई और नवाबों के संपर्क में जब आई तो नवाब जो अंतिम थे, वाजिद अली शाह, ये इनके करीब आई और वाजिद अली शाह जो थे इनकी बेगम बन गई। इनकी बेगम बनी तो कहीं ना कहीं यहाँ से इनका रुतबा और बढ़ गया। लेकिन 1856 में जब डलहौजी की हड़प नीति, कौन सी नीति? डलहौजी की हड़प नीति थी। इस हड़प नीति के तहत अवध को हड़प लिया गया।
अवध को किस आधार पर? अवध को कुशासन के आरोप में, अवध को कुशासन के आरोप में हड़प लिया गया। तो उसके बाद जो वाजिद अली शाह थे, इनको निर्वासित करके कहां भेज दिया गया? कलकत्ता भेज दिया गया। जब इनको कलकत्ता भेजा गया, वाजिद अली शाह कहां चले गए? कलकत्ता चले गए। लेकिन बेगम हजरत महल ने इस समय 1856 में कलकत्ता जाने से मना कर दिया और वे कहां रुक गई? वो लखनऊ वाले क्षेत्र में ही रुक गई, वहीं रहने लगी थी। अब जब बेगम हजरत महल यहीं रह रही हैं, तो बाद में इन्होंने लखनऊ के उस क्षेत्र को, अवध के उस क्षेत्र को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया और कहीं ना कहीं बेगम हजरत महल के तौर पर वहां पर राज करने की व्यवस्था में पहुंची। बेगम हजरत महल ने क्या किया? इनका पुत्र था जिसका नाम था बिजरिस कादिर। ये बिजरिस कादिर जो था, ये अल्पवयस्क व्यक्ति था। तो इन्होंने क्या किया? ये बिजरिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और इसे नवाब घोषित करके ये अवध की शासिका के तौर पर शासन करने लगी। ठीक है, और बिजरिस कादिर को कहीं ना कहीं इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन इसको नवाब मानने से अंग्रेजों को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इच्छा नहीं थी या वो इनको नहीं चाहते थे, उन्होंने इनकार कर दिया। और ये भी था कि डलहौजी के हड़प नीति के तहत 1856 में पहले ही अवध को हड़प चुके थे। जब ऐसी स्थिति आई तो बेगम हजरत महल और अंग्रेज आमने सामने हो गए। 1857 की क्रांति भड़की तो अवध के क्षेत्र से, लखनऊ के क्षेत्र से हम बोल सकते हैं कि बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। लेकिन अंततः हुआ ये कि कैंपबेल, ये याद रख लीजिएगा, लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको दबाने का काम किसने किया? कैंपबेल ने। कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लखनऊ में इस विद्रोह को दबा दिया और जो हजरत महल थी उनको साइड कर दिया गया। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 1879 में। लेकिन यह याद रखिएगा कि बेगम हजरत महल को मार देता कैंपबेल। इन्होंने क्या किया? ये नेपाल भाग गई थी और नेपाल में काठमांडू में इनकी मृत्यु हुई थी 1879 में। मतलब क्या? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से मरने के डर से कहीं ना कहीं नेपाल भागने वाले लोगों में बेगम हजरत महल भी शामिल थी, जो वहां भाग गई और वहां 1879 में काठमांडू में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो हजरत महल की मृत्यु नेपाल में हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। ये वही लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों जो 1856 से लेकर 1862 के आसपास तक हम देखें तो हमारे देश में गवर्नर जनरल या वायसराय के तौर पर काम करता है। और इसके समय पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। इसके समय पर प्रेसिडेंसियों में एक एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके समय पर 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। इसके समय पर जो सत्ता थी वो कंपनी के हाथ से क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी। भारत में बनाया गया पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग वो व्यक्ति था जिसके समय आईपीसी सीआरपीसी जो 1861 में बनाई गई थी वो भी इसके समय आई थी। ये वही व्यक्ति था जिसके समय पुरातत्व विभाग बनाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में उसका मुख्य अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सारी व्यवस्थाएं कैनिंग के समय होती है। और 1857 के रिवॉल्ट के समय भी भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों उसका नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये पूछता है कि ब्रिटिश महारानी कौन थी? तो ब्रिटिश महारानी थी विक्टोरिया। विक्टोरिया जो थी वो ब्रिटिश महारानी के तौर पर तैनात थी। और पार्मस्टेन जो थे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के तौर पर यहां पर तैनात थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पार्मस्टेन थे, विक्टोरिया महारानी थी, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? याद रखेंगे कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब। नाना साहेब जो है इनको धोंदू पंथ भी कहा जाता था। धोंदू पंथ या नाना साहेब एक ही कैरेक्टर है। अंतिम पेशवा जब हम देखते हैं दोस्तों तो अंतिम पेशवा जो रहे वो थे बाजीराव टू। और ये बाजीराव टू जो थे वो पेशवा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हार के बाद कहीं ना कहीं इन्हें पेंशन पर रखकर कानपुर में बिठूर में बिठा दिया गया था, जहां पर 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद पेशवा का पद समाप्त हो जाता है। दरअसल होता ही है कि नाना साहेब जो थे इनके दत्तक पुत्र थे।
किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव टू के। अब नाना साहब इनके दत्तक पुत्र थे, तो बाद का पेशवा किसको बनना था? नाना साहब को बनना था, लेकिन अंग्रेजों ने इनको पेशवा मानने से इनकार कर दिया और पेशवा का पद समाप्त कर दिया। इसीलिए नाना साहब ने कानपुर के क्षेत्र से, जहां पर पेशवा बाजीराव मौजूद थे अपने अंतिम समय में, वहां से 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। लेकिन यहां भी याद रखिएगा कि कानपुर के क्षेत्र में भी कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया था। अगर हम तात्या टोपे की बात करें दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि तात्या टोपे नाना साहब के प्रमुख सेनापति के तौर पर थे, जिन्होंने नाना साहब का भी साथ दिया और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी ग्वालियर से क्रांति में साथ दिया था। नाना साहब जो थे दोस्तों, बाद में अंग्रेजों के डर से भागकर नेपाल चले गए और वहीं पर इनकी बाद में मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण अगर शक्ति का तत्व था तो ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता। इस क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने एकता के साथ संघर्ष किया था। ये लोग अलग अलग नहीं लड़े थे, एक होकर लड़ाई किए थे। तो कहीं ना कहीं इस क्रांति ने एक मैसेज दिया था कि अगर हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ते हैं तो इनको, क्रांति को आप सफल कर सकते हैं, अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा परिणाम आया था। उसके बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिमों की एकता को तोड़ने के लिए समय समय पर फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण भी किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। इन्हें मणिकर्णिका कहते थे। इसके अलावा इन्हें छबीली भी कहा गया था, ठीक है। छबीली कहा गया था किसको? मणिकर्णिका को। तो मणिकर्णिका को छबीली भी कहा गया। और छबीली किसने कहा था दोस्तों? तो याद रखेंगे, बाजीराव टू, पेशवा बाजीराव टू जो थे, इन्होंने इन्हें छबीली कहा था, इनकी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को देखकर। और अगर हम परिवार की बात करें दोस्तों, खासकर हम इनके पिता की बात करें, मोरोपंत तांबे जो इनके पिता थे, वो इन्हें कहते थे मनु, तो इन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। बाजीराव टू इन्हें छबीली कहते थे और मणिकर्णिका इनका मूल नाम का, ध्यान रखेंगे। अगर हम लक्ष्मीबाई के जन्म की बात करें दोस्तों, तो 19 नवंबर को 1828 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अगर पिता का नाम एग्जाम में पूछ लिया था तो याद रखेंगे कि इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और माता का नाम पूछेगा तो दोस्तों भागीरथी सापरे, ये माता थी। तो माता का नाम है भागीरथी सापरे, पिता का नाम है मोरोपंत तांबे और मणिकर्णिका तांबे जो था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, ध्यान रखेंगे। हाँ, 18 जून को 1858 को अंग्रेजों के साथ ये विरोध कर रही थी और अंग्रेज जो सैनिक था उसका नाम था ह्यूरोज के साथ युद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो डेथ कब होती है दोस्तों? 18 जून 1858 को। इनका समाधि स्थल जो है दोस्तों वो ग्वालियर में है। तो अगर आपसे पूछा जाए समाधि स्थल कहाँ है तो बताएंगे ग्वालियर में है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इनके जीवन साथी की हम बात करें दोस्तों, अर्थात हम पति की बात कर लें तो इनके पति कौन थे? तो याद रखिएगा गंगाधर राव जो थे वो इनके पति थे। और ये याद रखिए कि गंगाधर राव जो थे वो झांसी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? झांसी के राजा थे गंगाधर राव, ठीक है। लेकिन इनकी मृत्यु लगभग बोल सकते हैं 1853 के आसपास हो जाती है। और इनकी संतान की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, संतान की बात करें तो दामोदर इनकी संतान थे और कहीं ना कहीं ये उत्तराधिकारी भी बने, लेकिन ये अल्पवयस्क थे, इसलिए इनकी संरक्षिका के तौर पर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर राज करना शुरू किया। लेकिन उसी समय हम देखते हैं डलहौजी जो है वो अपनी हड़प नीति लेकर आता है और इसकी हड़प नीति के तहत ये झांसी को हड़प लेता है, अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। तभी रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वे झांसी से ग्वालियर में आई और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। बाद में एकजुट होकर झांसी पर आक्रमण के उसके अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन बाद में जब इनके ऊपर दोबारा से अंग्रेजों का अटैक हुआ तो ह्यूरोज के साथ लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। इसके बाद ये याद रखिएगा कि इनकी सहायिका जो थी उसका नाम झलकारी बाई था और झलकारी बाई इनकी हमशक्ल ही थी, ये याद रखिएगा, जिसके कारण इनको युद्ध भूमि में बड़ा फायदा हुआ। दोनों वीर गति में प्राप्त हुए, युद्ध लड़ते लड़ते दोनों की समाधि स्थल ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। जो शिक्षित मध्यम वर्ग था दोस्तों, हमारे देश में धार्मिक सामाजिक सुधार का एक दौर चला
धार्मिक सामाजिक सुधार के दौर के चलते यहाँ एक चीज याद रखिए कि हमारे देश में एक नया वर्ग तैयार हुआ जो एजुकेटेड क्लास था। इस एजुकेटेड क्लास को, शिक्षित वर्ग को मध्यम वर्ग की संज्ञा दी गई। जब 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी कमी थी कि उसको एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिला। नेतृत्व के तौर पर बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बना दिया गया, जिसके पास ना तो कोई दूरदर्शिता थी और ना उसके पास कोई रणनीति थी, ना कोई प्लानिंग थी। बिना किसी प्लानिंग के, रणनीति के, दूरदर्शिता के एक बूढ़े व्यक्ति को आपने राजा बना दिया, नेता बना दिया क्रांति का, और क्रांति शुरू कर दी। ये क्रांति की बहुत बड़ी कमी थी। और जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, जो इस क्रांति को बेहतर नेतृत्व दे सकता था, उस वर्ग ने कहा कि हम इस क्रांति में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से अंग्रेज भारत के लिए जरूरी थे। उनके हिसाब से भारत का विकास तभी हो सकता था जब भारत में अंग्रेज रहते, क्योंकि वो ब्रिटिश जो शिक्षा उसको पाए हुए थे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। तो उनके हिसाब से ब्रिटिश गलत नहीं थे, वो भारत में ब्रिटिश शासन को कंटिन्यू चाहते थे। ऐसे में मध्यम वर्ग ने इस क्रांति से अपने आप को दूर रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। बिल्कुल सही है दोस्तों, मंगल पांडे इसके सिपाही थे। ये 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद लॉर्ड क्लाइव के समय पे ये बैरकपुर छावनी को यहाँ पर स्थापित किया गया था, जो 24 परगना क्षेत्र था बंगाल का, वहाँ पे, है ना। तो इसी में चर्बी वाले कारतूस का एनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिया था मंगल पांडे जी ने और विद्रोह कर दिया था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, उसको प्रयोग करने से इनकार किया। बिल्कुल सही था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन, नाम याद रख लीजिएगा, कि गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई थी। तो ये सभी की सभी कथन सही हैं। जैसे ही मंगल पांडे जी को फांसी दी गई, वैसे ही क्रांति का बिगुल बज गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र है, सूची 2 में नेता दिए गए हैं। मेरठ से कौन था दोस्तों? कदम सिंह। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर, और इनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं बख्त खां जो है वो यहाँ पर काम कर रहा था। हरियाणा से राव तुलाराम जी थे, और बरेली से खान बहादुर खां जो थे वो इस विद्रोह को चला रहे थे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो दोस्तों नामधारी सिखों ने किया था। नामधारी सिखों ने 1856 में ही इस व्यवस्था को चालू किया था, और 1857 में कहीं ना कहीं उन्होंने ये काम किया था। याद रखिए, नामधारी जो थे वो ऐसे सिख थे जिनको आप कूका सिख भी कहते थे। कूका आंदोलन इन्हीं से संबंधित रहा, ये ध्यान रखिएगा। और ये बोल सकते हैं कि सिख धर्म का एक शाखा थी, और ये कट्टर संप्रदायवादी थे। कट्टर संप्रदाय था ये सिख का, ये ध्यान रखिएगा। और नामधारी जो थे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इस बात पे विश्वास करते थे कि नाम लिया जाना चाहिए, नाम लेने में विश्वास करते थे, बार बार नाम लो, ठीक है। खालसा सेना के सैनिक थे। खालसा, जिसकी स्थापना 1699 में कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई थी, तो खालसा सेना के सैनिक थे। और बाबा राम सिंह जो थे, उनके द्वारा 1857 में ये विद्रोह जो इसको साथ दिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? दोस्तों पील आयोग। ये पील आयोग जो है ये क्रांति के बाद बनाया गया था। क्रांति के बाद, कब? 1857 के बाद, ठीक है, या ये बोल सकते हैं इस क्रांति के बाद, ठीक है। अब ये आयोग बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था वो भी समझना है, और इसके अध्यक्ष कौन थे याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था सैन्य व्यवस्था में बदलाव। सैन्य व्यवस्था में बदलाव इसका उद्देश्य था। और ये याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम भी पूछा जाता है, जोनाथन पील जो थे वो इस आयोग के अध्यक्ष थे, और इनकी अध्यक्षता में यह आयोग बनाया गया, जिसने अपने सुझाव में कहीं ना कहीं सैन्य व्यवस्था में बदलाव की बात की। इन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या को सेना में बढ़ाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भारतीय सैनिक ज़्यादा होंगे तो आगे जाकर अगर विद्रोह होता है तो ब्रिटिश सैनिक कम होने के कारण ये भारत से हमें भगा देंगे। ऐसे में भारत की जो सेना थी उसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या में बढ़ाई कहीं ना कहीं व्यवस्था करने की यहाँ पर सुझाव दिया था।
13वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था, कौन से थे? तो याद रखें कि मिर्जा गालिब वो उर्दू कवि थे जो बहादुर शाह जफर के साथ रहते थे, बहादुर शाह जफर के दरबारी थे और कहीं ना कहीं ये शायराना अंदाज में काम करते थे और ये उर्दू और फारसी के मशहूर शायर थे। इनका नाम जो है दोस्तों याद रख लीजिएगा कि मिर्जा असदुल्लाह बेग खान। असदुल्लाह बेग खान जो थे वो इनका वास्तविक नाम था और इनने कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इनका जो ऐसे बोल सकते हैं नाम जो प्रचलित हुआ वो गालिब के नाम से हुआ। इनका जन्म हुआ था 1796 में आगरा में और मृत्यु हुई थी 1869 में दिल्ली में। ठीक है, ये याद रखिएगा, मिर्जा गालिब। ठीक, चलिए, तो ये मिर्जा गालिब की बात हुई। अगला प्रश्न है आपका, जगदीशपुर के राजा कौन थे दोस्तों? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे और ये परमार वंश से संबंधित थे, मतलब राजा भोज का जो परमार वंश था उस राजपूत वंश से संबंधित माने गए थे। वीर थे, 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, याद रखिएगा 80 साल की उम्र में इन्होंने बिहार से, बिहार में कहां से? जगदीशपुर से इस क्रांति का नेतृत्व किया था और इनकी इस योगदान को लेकर एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है होम्स। होम्स ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं, इन्होंने लिखा था कि ये बढ़िया था कि ये कुंवर सिंह की उम्र 80 साल थी। 80 साल की उम्र से अगर इनकी उम्र कम होती ना तो डेफिनेटली हमारा साम्राज्य, ब्रिटिश का जो साम्राज्य था वो ही उखाड़ के फेंक देते। क्यों? क्योंकि इन्होंने 80 साल की उम्र में जिस वीरता से लड़े थे उस वीरता से इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के एक अच्छी चुनौती दी थी, बराबर। लेकिन अगर इनकी उम्र कम होती तो फिर तो ये डेफिनेटली हमको भगा ही देते वहां से। अंततः लगभग 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। ये जगदीशपुर बिहार के राजा थे, ध्यान रखिएगा। और इनके खिलाफ जो अंग्रेजी जनरल लड़ाई कर रहा था उसका नाम था मेजर विलियम टेलर। मेजर विलियम टेलर वो अंग्रेजी जनरल था जो कुंवर सिंह के खिलाफ कहीं ना कहीं उनके विद्रोह को दमन करने के लिए लड़ाई कर रहा था। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो याद रखिएगा, किसी योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 की क्रांति में लोगों के पास जोश था, संख्या थी, हिंदू मुस्लिम एकता थी, सब कुछ चीजें मौजूद थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण रहा कि एक आपके पास व्यवस्थित प्लानिंग नहीं थी और आपके पास एक अच्छा नेता नहीं था। नेता के नाम पर बूढ़ा मुगल शासक जो खुद अंग्रेजों की पेंशन पर और दर दर भटकते हुए अपना जीवन जी रहा था, उस व्यक्ति को आपने नेता बनाया। दूरदर्शिता के अभाव में क्रांति को एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से क्रांति दबा दी गई। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? याद रखेंगे, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि 1857 की क्रांति हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। तो देखिए, इस प्रकार के जो कमेंट्स आए ना, वो कमेंट्स क्यों आए थे? इस प्रकार के कमेंट्स इसलिए आप लोगों को देखने को मिले क्योंकि अगर इस क्रांति के फेवर में कमेंट ज्यादा आते तो इस क्रांति की महानता को स्थापित कर दिया जाता, इस क्रांति की महानता सिद्ध होती जाती, और इस क्रांति की महानता को आप सिद्ध कर देते तो इससे कहीं ना कहीं भारतीयों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता और वो ये कहते कि हमने पहले इतने भरसक प्रयास के बाद अंग्रेजों की नींव हिला दी, अगर ऐसा और संगठित और बढ़िया प्रयास कर ले तो अंग्रेजों को भगा देंगे। तो कहीं ना कहीं उनके उत्साह को कम करने के लिए इस क्रांति के महत्व को भी कम करके बताया गया और इसीलिए इस प्रकार के कोटेशंस जो थे वो अंग्रेजों के द्वारा, ऐसे इतिहासकारों के द्वारा दिए गए। क्या कहा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कि ये महज हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था दोस्तों? तो याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने और साहूकारों ने बड़े लेवल पर भाग नहीं लिया, खेतिहर मजदूर और कृषक इसमें बड़े लेवल पर शामिल हुए थे। जमींदार वही शामिल हुए थे जिनके साथ अन्याय हुआ था, जिन जमींदारों की सूर्यास्त नियम के चलते जमींदारी छीन ली गई थी, जिन राजाओं की रियासतों पर कब्जा कर लिया गया था हड़प नीति के माध्यम से, वही राजे रजवाड़े और वही जमींदार शामिल हुए थे। वरना साहूकार और जमींदार जैसे लोग इस क्रांति से दूर बने रहे, जो इस क्रांति की कमजोरी थी। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था दोस्तों? कोल्हापुर।
कोल्हापुर, गडकरी जो है दोस्तों जनरली महाराष्ट्रियन लोग हैं और 1844 के आसपास कोल्हापुर के क्षेत्र में गडकरी विद्रोह जो है वो देखने को मिलता है। ये अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक प्रकार का यहाँ पर जातिगत आंदोलन था, जिसके तहत कहीं न कहीं ब्रिटिशों को, उनके सैनिकों को वहां से विस्थापित करने की योजना थी। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग। एग्जाम में पूछे कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग मूल नाम था। 1814 में इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? नासिक में। मतलब ये मराठी थे, ये ध्यान रखिएगा। मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है। और 18 अप्रैल को 1859 को इनको सीपरी कहाँ है? ग्वालियर में उस समय हुआ करता था रियासत की दृष्टि से। वर्तमान में ये शिवपुरी में है। तो शिवपुरी के सीपरी में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये वो थे जिन्हें अंततः पकड़कर अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किस नेता को फांसी दी गई थी तो वो थे तात्या टोपे जी। ये नाना साहेब के साथ भी रहे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी उन्होंने युद्ध किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, कथन पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही है। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मेरठ से शुरुआत किया, कूच किया दिल्ली की तरफ, बहादुर शाह जफर को राजा बनाकर क्रांति प्रारंभ कर दी। और इसका प्रारंभ जो था वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे के द्वारा किया था। तो एक सैनिक विद्रोह के तौर पे हुआ। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरोध में एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ये सैन्य विद्रोह के तौर पर शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे शुरू हुई तो अलग अलग समुदाय के अलग अलग जगह के लोग इससे जुड़ते चले गए। जो जो अंग्रेजों से प्रताड़ित था, शोषण था, जो अंग्रेजों से मुक्ति चाहता था, वो कहीं ना कहीं इस क्रांति के अंतर्गत जुड़ता चला गया। तो ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लेती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 कहता है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार ने लिखा था, ये याद रखिएगा। इस प्रकार से क्रांति के महत्व को कम करके देखा गया है। कथन और कारण दिए हैं दोस्तों। कथन है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी इसका सीमित आधार था। दूसरा कारण है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ये सही है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। क्यों? क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय हमारे देश में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति देखी ही नहीं जाती है। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति और हम बाद में देखते हैं। तो राष्ट्रवाद वाली जो एक व्यवस्था थी, एकीकृत व्यवस्था थी, संगठन जो था, वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ता, जो इसकी कमजोरी थी। और ये कथन कहना कि सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो आप ये कह सकते हैं कि ए सही है किंतु आर गलत है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? एचिसन ने इस क्रांति को लेकर कहा कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, मतलब मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ा नहीं पाए, ऐसा एचिसन का कहना था। क्यों? क्योंकि 1857 के विप्लव में ये दोनों के दोनों एक साथ आकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, एक तरफ क्षेत्र और एक तरफ नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। ग्वालियर व कालपी से कौन लड़ रहे थे? ग्वालियर और कालपी से लड़ाई कर रहे थे कौन? तात्या टोपे। इलाहाबाद से कौन लड़ रहा था? लियाकत अली। फैजाबाद से कौन लड़ रहा था? मौलवी अहमदुल्ला। और जगदीशपुर से कौन लड़ रहा था? कुंवर सिंह। तो पहले का चौथा, इलाहाबाद का लियाकत अली, फैजाबाद का मौलवी और जगदीशपुर का कुंवर सिंह। जोड़ी याद कर लीजिएगा। ये वो स्थान है कि एक क्षेत्र से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। झांसी से कौन लड़ रहा है? लक्ष्मीबाई। फतेहपुर से कौन लड़ रहा है? अजीमुल्ला। मथुरा से कौन लड़ रहा है? देवी सिंह। संबलपुर से कौन लड़ रहे थे? सुरेंद्र साई। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो थे वो नेतृत्वकर्ता थे, लेकिन इनकी तरफ से सेनापति के तौर पर बख्त का लड़ाई कर रहे थे। तो सैन्य नेतृत्व बख्त का के हाथ में था और इनके खिलाफ निकलसन और हड़सन कर रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि दिल्ली में विद्रोह को दमन किसने किया? तो दमन करने वाले थे निकलसन व हड़सन। ये हड़सन वही व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उसे रंगून जेल बर्मा में कैद कर दिया गया था। ठीक है।
अगला प्रश्न है, सुमेलित करना, जोड़ी को मिलाना है। सूची 1 में विद्रोह का स्थान और सूची 2 में दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी दिए हैं। दिल्ली में किसने दमन किया? निकलसन एवं हडसन ने। कानपुर लखनऊ में किसने किया? हेवालक और कैंपबेल ने। हेवालक का याद रखिएगा कि जब लखनऊ में विद्रोह का दमन कर रहा था तो इसकी मृत्यु हो गई थी। हेवालक का नाम आप लोगों को याद रखना, इसकी मृत्यु हो गई थी लखनऊ में विद्रोह का दमन करते हुए। झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज था। इलाहाबाद में कर्नल नील दमन कर रहे थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो बेंजामिन डिजराइली ने कहा था एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि इसका स्वरूप व्यापक था। ये भारत में अगर दक्षिण का क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट बहुत बड़े इलाके पर फैला हुआ था और सभी ने एक साथ मिलकर एक दुश्मन के खिलाफ विद्रोह किया था। दुश्मन कौन? अंग्रेज। तो सभी लोग भले ही लड़ अलग अलग रहे थे अलग अलग क्षेत्रों से, लेकिन उनका दुश्मन एक था। सभी लोग अंग्रेजों से कहीं ना कहीं अंग्रेजों से रुष्ट थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे में सबका टारगेट एक था, इसलिए इसको राष्ट्रीय विद्रोह भी आप कह सकते हैं और कहा भी बेंजामिन डिजराइली ने। सुमेलित करना है, एक तरफ क्रांति के स्वरूप की बात की गई, दूसरी तरफ विचारक की बात है। सैनिक विद्रोह किसने कहा? सर जॉन लेरेंस ने कहा। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? बेंजामिन डिजराइली ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र टेलर और आउटरम ने कहा था। समंती विद्रोह था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो वीडी सावरकर जी ने इसको भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम या युद्ध कहा था और इन्होंने किताब लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी किताब है? ये वीर सावरकर जी की किताब है और इसी किताब में उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहा था। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो ऐसा मानना था सेन साहब का। एस.एन. सेन जो थे दोस्तों, ये सरकारी इतिहासकार थे। याद रखिएगा, सरकारी इतिहासकार के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया था। एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था किसको? सेन साहब को। और सेन साहब ने 1857 किताब लिखी थी। 1857 किताब किसका नाम था? ये किताब एस.एन. सेन की किताब थी जो 1857 की क्रांति के राष्ट्रीय इतिहासकार बनाए गए थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर सरकारी इतिहासकार के तौर पर घोषित किए गए थे। ध्यान रखना है। इनके विरोध में कहीं ना कहीं मजूमदार को देखते हैं, मजूमदार इस पद पर मौजूद होते, तो कहीं ना कहीं मजूमदार जी ने इनका विरोध करते हुए 1957 में किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था दी सिपाही इम्यूटिनी एंड दी रिबेलियन ऑफ 1857। ये किताब जो थी ये मजूमदार की किताब थी। ये किताब मजूमदार की थी और 1857 जो किताब का नाम था वो सेन साहब की किताब का नाम था। मजूमदार जी ने इसको ना स्वतंत्र संग्राम माना, ना राष्ट्रीय माना, ना प्रथम माना। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? याद रखिए, कार्ल मार्क्स का कहना था कि 1857 की क्रांति जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। कार्ल मार्क्स जो थे जर्मन दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो या फिर हम समाजवादी व्यवस्था की बात करें, पूंजीवाद का विरोध करके समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने वाले लोगों में जाने जाते हैं कार्ल मार्क्स। और इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति केवल नाराज हुए सैनिकों का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि ये अंग्रेजों के द्वारा शोषित हुए भारत के हर एक किसान और निम्न वर्ग के लोगों का, भारत की जनता का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पुस्तक दी गई, सूची 2 में उसके लेखक हैं। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 किताब का नाम कार्ल मार्क्स का है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सैयद अहमद खान ने लिखा था। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने लिखा था। 1857 किताब सेन साहब ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख भी थे, गोरखा भी थे और पठान भी थे। इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने उनकी मदद नहीं की थी? याद रखिए, मेवाड़ में जो राजपूताना का क्षेत्र था,
मेवाड़ के क्षेत्र में महाराणा रूप सिंह जो है ये इस समय यहाँ नेता के तौर पर मौजूद थे, मतलब राजा के तौर पर थे। और मेवाड़ के राजा जो थे महाराणा रूप सिंह, इन्होंने अपने आप को इस क्रांति में अलग रखा, मतलब उन्होंने अंग्रेजों की मदद नहीं की। लेकिन कश्मीर के राजा की बात कर लें, सतलज के पार के सिखों की बात कर लें, ग्वालियर के सिंधिया की बात कर लें, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इनके अलावा होलकर भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि कश्मीर के राजा के अलावा सतलज में सिखों ने, यहां पर ग्वालियर के जो सिंधिया है, सिंधिया में जयाजी राव, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जयाजी राव सिंधिया जो थे वो 1857 में सिंधिया राजवंश के राजा थे, उत्तराधिकारी थे, तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये ध्यान रखेंगे। और होलकर में जब बात करते हैं तो तुकोजीराव होलकर द्वितीय, तुकोजीराव होलकर द्वितीय जो थे इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो दोनों नाम याद रखिएगा, जयाजी राव और तुकोजीराव। होलकर में तुकोजीराव द्वितीय थे और जयाजीराव सिंधियाओं में थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए थे या किसी को जेल में डाल दिया गया था। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तात्या टोपे। इनके बारे में मैंने आपको बताया, इनको फांसी की सजा दी गई थी बाद में। कब दी गई थी? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी शिवपुरी में, मैंने बता दिया तो वहां पर आपने नोट कर लिया है। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को इस क्रांति का नेता बनाया गया। और चूंकि बहादुर शाह जफर इस क्रांति का नेता बना, बूढ़ा व्यक्ति था, दूरदर्शिता नहीं थी, प्लानिंग नहीं था, नेतृत्व करने का आधार नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अगर आपका लीडर कमजोर हो ना तो आपकी टीम हार जाती है। तो लीडर जो था वो गलत व्यक्ति को यहां पर घोषित कर दिया गया था, जो इस क्रांति की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई थी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्रांति की कमजोरी में कई भारतीय नेताओं ने, मैंने कहा होलकर ने, सिंधियाओं ने, सतलज के पार के सिखों ने, इन लोगों ने, कश्मीर के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये हमारी कमी थी। कहीं ना कहीं जो भी लोग लड़ रहे थे वो अपने सेल्फ हित के लिए लड़ रहे थे, जमींदार जमींदारी के लिए लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थी, तात्या टोपे नाना साहब जो थे वो अपने पेशवा की पद के लिए लड़ रहे थे, सबके अपने अपने हित थे। अंग्रेजों ने जिनके हित पूरे कर दिए वो क्रांति से दूर हो गए और कुछ लोगों का दमन कर दिया गया, ये क्रांति की कमी थी। शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्रांति में योग नहीं दिया, ये कमी थी। हमारे सैनिकों के पास अच्छे हथियार नहीं थे, ये क्रांति की कमी थी। इन सब की वजह से क्रांति कमजोर पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी पहली कमी जो थी वो बहादुर शाह जफर को नेता बनाया जाना था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास में लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इन्हें रंगून बर्मा की जेल में डाल दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है और मुगल शासक का पद समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध में विद्रोह फैलता है, पंजाब के क्षेत्र में पूर्व में विद्रोह फैलता है, मध्य प्रदेश में भी फैलता है, और मद्रास का दक्षिण का क्षेत्र जो है वहां तक ये विद्रोह नहीं फैल पाया था। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? याद रखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ह्यूरोज लड़ रहा था और लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त होती है। तब जब उनकी डेथ हो गई तो ह्यूरोज ने कहा था कि ये भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहेब चले गए थे नेपाल, बेगम हजरत महल चले गई थी नेपाल, और खान बहादुर खां भी नेपाल चले गए थे। तीनों के तीनों नेपाल भाग गए, जहां अंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेपाल वो क्षेत्र था जहां पर अंग्रेज शासन नहीं थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। देखिए गलत है। शिक्षित लोग जो थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे शिक्षित, वो इस क्रांति के विरोध में थे, इसमें शामिल नहीं हुए थे, वो अंग्रेजों के पक्ष में थे। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। बिल्कुल सही है, सबकी ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा थी, इसकी वजह से सब एक हो गए थे। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया था, ये भी सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैल सका था, ये भी सही है। गलत क्या है?
मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग तक ये विद्रोह पहुंच ही नहीं पाया था, जो इस विद्रोह की सबसे बड़ी कमी थी, ध्यान रखेंगे। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? मैंने पहले ही बताया है, 1857 नामक किताब इन्होंने लिखी थी, और एस.एन. सेन जो थे वो भारतीय इतिहासकार थे 1857 की क्रांति के। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 1857 की क्रांति पर आधारित कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। मुझे लगता है कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आना है वो यहीं से आ जाना है, ये अपने आप में एक सफिशिएंट लेक्चर है। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।